हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जिनका भी सब्जेक्ट है एसएसटी क्लास 6 टू 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्लास 6 की एनसीईआरटी जितनी भी टॉपिक है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया है, पूरा चैप्टर। 4-5 टॉपिक थे उसमें। अब क्लास 7 की एनसीईआरटी जो कि सिविक्स राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, जिसको हम पॉलिटी वाला सेक्शन है, इसी में आता है। ठीक है, एसएसटी का। तो पहला चैप्टर है, आइए देखते हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी का, भारतीय लोकतंत्र में समानता। ठीक है, तो पहले समानता को देखते हैं। मताधिकार की समानता, जो वोट देने की समानता होती है। भारत जैसे एक लोकतंत्री देश में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है और यह सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू है। तो बिल्कुल भाई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें सभी वयस्क बिना किसी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, मतलब शिक्षा के स्तर से, या आप कितने भी गरीब हो अमीर हो, आपको वोट देने का अधिकार है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। और यह एक आवश्यक है, ठीक है, लोकतंत्र में। नेक्स्ट है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। तो जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार है वो किस पे आधारित है? समानता का विचार, मतलब सभी को समान हक है वोट देने का, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी जाति का हो। ठीक है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क स्त्री पुरुष, चाहे उसका अधिकार स्तर या जाति कुछ भी क्यों न हो, एक वोट का हकदार है। तो बिल्कुल भाई, आप पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आपके और आप किसी भी जात से बिलोंग करते हो, तो आपको वोट देने का अधिकार है, बिल्कुल। ठीक है, अब दूसरा है मानवीय गरिमा का मूल्य। आइए इसको देखते हैं, मानवीय गरिमा का मूल्य। ठीक है, प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। यह भी उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। तो बिल्कुल भाई, मानवीय गरिमा होती है सबकी। ऐसा नहीं है कि एससी है या कोई और कास्ट का है तो उसके साथ हम अलग व्यवहार करेंगे। तो बिल्कुल, उनका जन्म किसी भी जाति में हो, किसी भी लिंग में हो, किसी भी धर्म में हुआ हो, या वो उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग के हो, ठीक है, हमें उनके साथ असमानता का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उन्हें ठेस पहुंचती है। भारतीय लोकतंत्र में समानता, तो आइए देखते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को, देश के राष्ट्रपति से लेकर घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक, सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। बिल्कुल, तो कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमारे संविधान में, जो कि सभी के लिए समान है। तो जैसे जो भी देश में कानून है वो सभी के लिए समान है, वो चाहे राष्ट्रपति हो चाहे कोई भी हो, तो वो नियम सभी पे अप्लाई होगा, जो रूल और रेगुलेशन है जो संविधान में लिखे गए हैं। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भाई, दूसरा क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, उसके धर्म, जाति या सेक्स, कास्ट, रिलीजन कुछ भी, किसी भी वन या जन्म स्थान का हो, तो या स्त्री हो या पुरुष हो, उससे एक समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और तीसरा क्या लिखा है? हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार आदि सम्मिलित हैं। तो जो सार्वजनिक प्लेस हैं, जो उन सबका अधिकार है वहाँ पे, जैसे खेल का मैदान हो गया, होटल हो गए, दुकानें हो गए, बाजार हो गए, वहाँ पे सभी लोग जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एससी कास्ट से हो तो आप नहीं जा सकते। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सभी लोग सार्वजनिक कुआं, सड़कों और नहाने घाटों का उपयोग कर सकते हैं। तो सभी लोग, कुआं जो है, सड़क हो गए, नहाने के जो घाट हैं, वहाँ पे सभी लोग उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। बिल्कुल, जो छुआ-छूत है या अस्पृश्यता हम लोग कहते हैं, उसका भी उन्मूलन कर दिया गया है। तो अब आइए समानता का अधिकार, जो राइट टू इक्वालिटी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किए गए हैं। समानता के अधिकार के अधीन वर्णित अनुच्छेद इस प्रकार हैं। बिल्कुल, तो जो भाग 3 है, ठीक है, हमारे संविधान का भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 14 से 18 तक जो आर्टिकल है, उसमें किसका दिया गया? समानता के अधिकार के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं समानता के अधिकार के अनुच्छेद 14 से 18 तक के। तो पहला है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है?
भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित करेगा। बिल्कुल भाई, भारत के जो राज्य क्षेत्र में है वो किसी भी व्यक्ति के विधि के समक्ष सभी समान होंगे, ठीक है, सभी के लिए समान होगा जो नियम और कानून होंगे, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सभी पर यह अधिकार लागू होता है। तो चाहे आप देश के नागरिक हो, चाहे आप देश के बाहर के नागरिक हो, फॉरेनर हो, पर यह सभी पे लागू होता है, ठीक है। अनुच्छेद 14। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द में संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या किसी भी अन्य तरह के विधिक व्यक्ति सम्मिलित हैं। तो जो इसमें व्यक्ति शब्द का यूज किया गया, किसी व्यक्ति का मतलब है कि कोई सार्वजनिक कंपनी हो सकती है, कोई पंजीकृत समिति हो सकती है, ठीक है, या कोई भी अन्य विधिक या लॉ से रिलेटेड व्यक्ति हो सकता है इसमें, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में ये हो गया, ठीक है, कि विधि की समझ क्षमता की कानून के सामने सभी समान है, ठीक है। अब अनुच्छेद 15 में चलते हैं। अनुच्छेद 15, इसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य किसी नागरिक को प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्मस्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। बिल्कुल, इसमें क्या कही गई है अनुच्छेद 15 में? अनुच्छेद 15 में यह कहा गया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, वो चाहे धर्म, मूल, वंश, जाति के भेद पे, मतलब इसके आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। और क्या दिया गया दूसरा? अनुच्छेद 15 की दूसरी व्यवस्था में यह कहा गया है कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर, जैसे अब इसको यही समझ लीजिए कि अगर दुकान हो गया, सार्वजनिक दुकान हो गए, भोजनालय हो गए, होटल हो गए, और मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश आप रोक नहीं सकेंगे कि आप एससी हो, आप एसटी हो, ओबीसी हो, नहीं जा सकते, ठीक है। तो बिना भेदभाव किए इस जगहों पे सभी के लिए समान है कि सभी लोग जा सकते हैं। दूसरा है पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित। बिल्कुल, जैसे अब सड़कें हो गई, तालाबें हो गए, स्नान घाट हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें सभी के लिए ओपन है, ठीक। यह प्रावधान राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है, जबकि पहले प्रावधान में केवल राज्य के विरुद्ध ही प्रतिषेध का वर्णन था। तो जो यह प्रावधान है, यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध विभेद का प्रतिषेध करता है। तो भाई, राज्य और व्यक्ति के प्रति दोनों के बीच में विभेद का मनाही करता है, मतलब भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। राज्य से राज्य के बीच में, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। तो भाई, अगर राज्य के किसी भी राज्य में जैसे कोई भी पद होगा, कोई भी नौकरी होगी, कोई भी पोस्ट होगा, उससे नियुक्ति होगी, उससे संबंधित सभी के लिए समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और मिलेगा या आपके लिए कुछ अलग सुविधा होगी, ठीक है, सभी को समान सुविधा होगी। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप से इसका आचरण निषेध करता है। तो भाई, अस्पृश्यता को, छुआछूत को मनाही करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? सभी प्रकार की उपाधियों का अंत, अपवाद स्वरूप सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त। तो सेना और विद्या संबंधी जो सम्मान है उसको छोड़कर सभी प्रकार की जो उपाधियां हैं उसको अंत का जो प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद 18 में, ठीक है। अब शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। तो जो शासन है भाई, संविधान के द्वारा दो प्रकार की समानता, मतलब दो तरह से लागू किया गया है इसको। पहला कानून के द्वारा, कानून की तरफ, और दूसरा सरकार की जो योजनाएं हैं, स्कीम्स हैं, जो उनके प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, और समाज को सुविधा देके, ठीक है। अब भेदभाव के विरुद्ध भारत में मौजूदा कानून क्या है, आइए उसको देखते हैं। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आया? 1955 में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। तो आइए इस कानून के बारे में पढ़ते हैं। तो इस कानून के माध्यम से किसी भी रूप से अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को आचरण करने वाले को दंड देने का प्रावधान है। तो अगर आप किसी से छुआछूत करते हैं तो इसमें, इस अधिनियम के तहत आपको दंड दिया जाएगा, ठीक है। वर्ष 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया था। तो कब बनाया गया? 1955 में, ठीक है। अधिनियम 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ। तो यह कब से प्रभावी हुआ? 1 जून 1955 से प्रभावी हुआ था। लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति, कौन सी समिति? इलाया पेरुलम समिति की अनुशंसा के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए।
तथा इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। तो भाई 1955 में उसके बाद एक गठित एक कमेटी आती है, समिति आती है, इलाया पेरुमल समिति। तो उसकी रिकमेंडेशन पे क्या होता है कि 1976 में इसमें संशोधन किए जाते हैं। तो इसके नाम में संशोधन करके इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब आगे चलते हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, तो यह अन्य बातों के साथ साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के प्रति होने वाले अपराधों को रोकने और ऐसे अपराधों के अभियोजन के लिए विशेष न्यायालय बनाने तथा राहत देने और ऐसे अपराधों को शिकार लोगों के पुनर्वास के लिए प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। तो ये जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 है, इसमें क्या कहता है कि अन्य बातों के साथ साथ जो अनुसूचित जातियां हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, उनके प्रति जो अपराध होता है उनको रोकने के लिए यह एक विशेष न्यायालय बनाता है और उनको राहत देने के लिए, ठीक है, उनको राहत देने के लिए और उनको मतलब एक सुविधा देने के लिए एक विशेष अधिनियम बनाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में आया। मातृत्व लाभ अधिनियम कब आया, 1961 में। ठीक है, यह अधिनियम मातृत्व के समय महिला के रोजगार की रक्षा करता है और मातृत्व लाभ का हकदार बनाता है, अर्थात अपने बच्चे की देखभाल के लिए पूरे भुगतान के साथ उसे काम में से अनुपस्थित रहने की सुविधा देता है। तो भाई कोई मातृ है, कोई माता है, अगर उसका नया नया बच्चा पैदा हुआ है अभी एकदम, तो उसको अधिकार दिया जाता है कि आप पूरा पेमेंट मिलेगा आपको और आप छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, तो यह क्या बताता है कि आप पूरे भुगतान के समय आप अनुपस्थित रह सकते हैं। ठीक है, और अपने बच्चे की देखभाल कर सकते हैं। क्या, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। अब है यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। वर्ष 2017 में इस अधिनियम में संशोधन किए गए। तो भाई यह अधिनियम 10 या उससे अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है। ठीक है, इसके तहत कामकाजी महिलाओं को 2 बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह और 2 से अधिक बच्चों के लिए 12 सप्ताह कर दी गई है। तो जो इनके इसके तहत जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनके जिनके 2 बच्चे हैं, उनको मातृत्व लाभ की सुविधा कितने मिलेगी, 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। और जिनके पास 2 से अधिक बच्चे के लिए हैं, उनको 12 सप्ताह किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013। तो अगर कोई भी वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ यौन उत्पीड़न करता है तो उसके लिए यह अधिनियम बनाया गया था 2013 में। तो संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के अंतर्गत लिंग समानता की गारंटी में यौन उत्पीड़न से सुरक्षा और प्रतिष्ठा के साथ कार्य करने का अधिकार शामिल है। कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 में एक नागरिक के रूप में समान, सुरक्षित और निरापद वातावरण में कोई भी व्यवसाय या कार्य अपनाने का संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित किया गया। तो बिल्कुल भाई, कोई भी महिला है वो अपना कोई भी काम कर सकती है, कोई भी जॉब कर सकती है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। वर्तमान दृष्टि को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। तो भाई बिल्कुल, अगर जो हमारे वर्तमान दृष्टिकोण है सभी लोगों का कि आप तभी बेहतर करेंगे या तभी बेहतर लोगों को मानेंगे जब ऐसा लोगों को फील कराएंगे कि सभी एक सम्मानपूर्वक व्यवहार का क्या करते हैं, व्यवहार के लिए मतलब उनको एक समान रूप से व्यवहार किया जाए सबके साथ। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव न किया जाए, भेदभाव। नेक्स्ट, प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, आइए इसको देखते हैं। केवल भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा नहीं है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। विश्व के अधिकांश लोकतंत्री देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीका अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। तो बिल्कुल, तो भाई ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही ऐसा है असमानता का। ठीक है, तो ये अफ्रीका अफ्रीका में भी है। तो जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में उदाहरण दिया गया कि वहाँ के जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, जिनके पूर्वज गुलाम थे, वे अफ्रीका से लाए गए थे। ठीक है, और उनके साथ आज भी असमान व्यवहार होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, जबकि 1950 के अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। तो जब 1995 अफ्रीकी अमेरिकनों को एक समान अधिकार मिले, उसके लिए एक आंदोलन किया गया था।
इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो भाई ये ऐसा देखिए असमानता था कि जैसे मान लीजिए कोई अफ्रीकी काला व्यक्ति था तो उसको पीछे बैठा दिया जाता था, और कोई व्यक्ति गोरा व्यक्ति बैठना चाहे सीट पे तो उन्हें उठना पड़ता था। ठीक है, तो ऐसा होता था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन, ठीक है, क्या है, नागरिक अधिकार आंदोलन, आइए इसको देखते हैं। तो रोजा पार्क्स 1913-2005 एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने सीट पर एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। तो 1913 और 2005 के बीच में रोका रोका रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी महिला थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो 1 दिसंबर 1955 को क्या होता है कि वो काम करके थकी रहती हैं और बस में बैठती हैं, तो एक गोरे आदमी को वो मना कर देती कि नहीं, हम बैठे रहेंगे, आपको क्यों उठे हम वहाँ से, ठीक है। तो उस दिन उनसे उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। तो भाई उसी दिन से अफ्रीकी अमेरिकनों ने एक विशाल आंदोलन किया असमानता को लेकर, और जो आंदोलन किसके नाम से जाना गया, नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। तो यह जो 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम आया, ये नस्ल और धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को खत्म कर दिया। इसमें यह भी कहा गया कि अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए सभी स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं। तो उसमें यह भी कहा गया कि पहले क्या होता था कि जो बच्चे जैसे काले लोग होते थे तो उनके लिए अलग स्कूल होते थे, लेकिन अब क्या कर दिया गया कि अब सभी के लिए एक समान स्कूल होंगे, ठीक है, और सभी के दरवाजे खुले होंगे। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यता बाल शिक्षक है, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूल में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है, ठीक है। अब लोकतंत्र की चुनौती, तो आइए इसको देखते हैं। तो किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसा समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। इसमें केंद्र में वह संघर्ष है जो सभी व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। सभी व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, लोकतंत्र में यह चुनौती हो गई है कि सभी को, जो समुदाय है, जो जो भी व्यक्ति हैं, इस लोकतंत्र के देश में सभी को अधिक से अधिक समानता लाया जाए, किसी के साथ भेदभाव ना हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें खत्म हो। तो क्लास 7 की पहला चैप्टर जो कि सिविक्स नागरिक शास्त्र का पॉलिटी के अंतर्गत आता है, हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अब अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 2। बाकी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरे बहुत कम समय में आपके सारे सिलेबस और कंटेंट के साथ कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।